नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपातकालीन उपबंध और आपात व्यवस्था के ऊपर चर्चा करेंगे। देखेंगे इस टॉपिक से किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए गए हैं और किस तरह से हमें अपना मेंटल स्टॉर्मिंग करनी है। शुरुआत में हम दोस्तों नोट्स पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस किस तरह के प्रावधान किए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 18 में आपातकाल से संबंधित उपबंध है। ये आपातकालीन स्थिति में केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से क्या है दोस्तों निपटने के लिए सक्षम बनाते हैं। संविधान में 3 परिस्थितियों में आपातकाल की व्यवस्था की गई है। दोस्तों क्या है, संविधान में हमें 3 प्रकार की परिस्थितियों के लिए आपातकाल की व्यवस्था की गई है। पहला है युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, दूसरा है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों भारतीय संविधान में क्या 3 प्रकार की परिस्थितियों के लिए हमें आपातकाल की बात की गई है। तो पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण या सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो युद्ध हो गया, बाहरी आक्रमण हो गया और सशस्त्र विद्रोह हो गया। तो ये होता है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल। फिर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, तो इसे हम दोस्तों राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं। तो यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो क्या है दोस्तों, हमें राष्ट्रपति शासन लगाते हुए देखेंगे। और तीसरा है दोस्तों वित्तीय आपातकाल, जब देश की आर्थिक स्थिति इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाए कि उसे संभालना मुश्किल हो जाए तो दोस्तों वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। अनुच्छेद 352(1) के तहत भारत में राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में क्या है दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। तो आर्टिकल 352 का सब क्लॉज 1 कहता है कि यदि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह जैसी स्थितियां हमें उत्पन्न होती हुई दिख रही हैं, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे। तो आर्टिकल 352 में कहा गया है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, इन तीनों की स्थिति में हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करेंगे, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। अनुच्छेद 352 के सब क्लॉज 3 के तहत कहा गया है राष्ट्रपति ऐसी उद्घोषणा संघीय मंत्रिमंडल के लिखित विनिश्चय पर करेगा। दोस्तों आर्टिकल 352 सब क्लॉज 3 में कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने मन से घोषणा नहीं करेगा। इसके लिए संघीय मंत्रिमंडल का लिखित विनिश्चय होना, मतलब सिर्फ एक व्यक्ति जैसे कि प्रधानमंत्री, यदि प्रधानमंत्री ने कह दिया कि राष्ट्रपति जी आपातकाल लगा दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। केवल बोलने भर से आपातकाल नहीं लगेगा। इसके लिए मंत्रिमंडल, हमारा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, उसका लिखित पत्र चाहिए होगा। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा ही पारित होना चाहिए। विशेष बहुमत में दोस्तों क्या होता है, कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या का बहुमत और साथ ही उपस्थित और मत देने वाला का न्यूनतम 2/3 बहुमत। तो दोस्तों ये जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो विनिश्चय किया जाएगा वह विशेष बहुमत के द्वारा होना चाहिए। विशेष बहुमत का मतलब जितने भी सदन की सदस्य संख्या है, जैसे 550 सदन की सदस्य संख्या है, तो इसका क्या है दोस्तों बहुमत मतलब 50 मतलब 50% प्लस 1 के द्वारा होना चाहिए। और साथ ही जितने भी लोग उस दिन उपस्थित हैं और मतदान किया है उसका 2/3 बहुमत हमें प्राप्त होना चाहिए। इसे कहते हैं हम विशेष बहुमत। लोकसभा के विघटन की स्थिति में आपातकाल की उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन के बाद पहली बैठक के 30 दिनों के तक जारी रहेगी। दोस्तों यदि आपातकाल लग गया है तो और लोकसभा विघटित हो गई है, तो इसके अनुसार क्या होगा कि जो नई लोकसभा है उसके नई लोकसभा के पहली बैठक के 30 दिन तक जारी रहेगी। यदि इस दौरान राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन कर दिया गया है, तो राज्यसभा के द्वारा आपातकाल का अनुमोदन कर दिया गया है, तो नई लोकसभा के गठित होने तक और पहली बैठक होने तक इसमें 30 दिन तक जारी रहेगी। और 30 दिन के बाद लोकसभा को भी क्या है दोस्तों इस अनुमोदन को पास करना होगा। संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन के पश्चात दोस्तों यदि बीच में वापस नहीं लिया जाता है तो 6 माह तक क्या है राष्ट्रीय आपातकाल जारी रहेगा। प्रत्येक 6 माह में संसद विशेष बहुमत के अनुमोदन से इसे जारी रख सकती है। दोस्तों क्या है, जब भी आपातकाल लगाया जाएगा तो सिर्फ 6 महीने के लिए ही आपातकाल लगाया जाएगा। अगली बार जब इसे बढ़ाना होगा तो फिर अगली बार 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल बढ़ाया जा सकता है, लेकिन हर बार क्या है दोस्तों विशेष अनुमति लेने की आवश्यकता होगी।
विशेष बहुमत से ही इसे आगे पास किया जाएगा। अनुच्छेद 352 सब क्लॉज 7 में कहा गया है कि आपातकाल की उद्घोषणा के किसी भी समय लोकसभा के द्वारा उसके अनुमोदन का संकल्प सामान्य बहुमत से पारित करने पर राष्ट्रपति के द्वारा वापस ली जा सकती है। तो आर्टिकल 352 कहता है दोस्तों कि सामान्य बहुमत से राष्ट्रपति इस आपातकाल को वापस भी ले सकता है। जिस तरह से लगाने के लिए हमें विशेष बहुमत की बात करते हैं, लेकिन इसे हटाने के लिए हम सामान्य बहुमत की बात करेंगे। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची में वर्णित विषय पर कानून बनाने का अधिकार होगा। तो आर्टिकल 250 कहता है दोस्तों कि राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है भारत की संसद जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो। तो राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में क्या है दोस्तों, संसद को ये शक्ति मिल जाती है कि वह राज्य सूची के विषय पर कानून बना सके। अनुच्छेद 353 कहता है दोस्तों आपातकाल की उद्घोषणा यदि प्रवर्तन में है, मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा चुका है, तब संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है उसका विस्तार हो जाता है। राज्यों को इसके बारे में निर्देश भी देना होगा कि वह अपनी कार्यपालिकी शक्ति का किस रीति से प्रयोग करेंगे और किस विषय के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति के अंतर्गत संसद किसी भी विषय पर ऐसी विधियां बना सकेगी। तो दोस्तों आर्टिकल 353 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल क्या है लागू हो चुका है, तो उस स्थिति में क्या है वह अन्य राज्य को इस बात में निर्देशित कर सकती है कि वह अपनी विधियां किस तरह से बनाएगा और उस राज्य के लिए भी विधियां बनाने का काम उस वक्त संसद कर सकती है। और यदि राज्य सूची के विषय पर यदि संसद ने कानून बनाए हैं तो आपातकाल की समाप्ति के 6 माह के बाद तक ही प्रभावी रहेंगे। तो इसके अंतर्गत कहा गया दोस्तों कि यदि संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बना दिया है तो जब राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाएगा उसके 6 माह के बाद यह कानून भी समाप्त हो जाएगा जो कि उन्होंने राज्यों के लिए बनाए हैं। आपातकाल के दौरान यदि संसद सत्र न चल रहा हो तब राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। सो दोस्तों हमें एक और फैक्ट मिल गया कि आपातकाल के दौरान यदि संसद का कोई भी सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति क्या है राज्य सूची के विषय पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। अनुच्छेद 354 कहता है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा लागू हो चुकी हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य राजस्वों के संवैधानिक वितरण को संशोधित कर सकता है। तो दोस्तों राजस्व के संबंध में भी क्या है राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है आर्टिकल 354 के अनुसार। तो किस तरह से केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का वितरण होगा इसके बारे में बात की गई। दोस्तों हम वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की व्यवस्था देखते हैं और वित्त आयोग क्या है दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच धन के बंटवारे से संबंधित अनुशंसाएं करता है। लेकिन जब आपातकाल हो तब राष्ट्रपति क्या है दोस्तों केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व का जो बंटवारा है उसको संशोधित कर सकता है। आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष संसद के द्वारा विधि बनाकर एक बार में 1 वर्ष से अनधिक मतलब कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। सो दोस्तों इस आर्टिकल 83 सब क्लॉज 2 के अनुसार कहा गया है कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आप एक बार में केवल 1 वर्ष तक ही लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हो। क्योंकि हमें पता है दोस्तों हमारा जो लोकसभा है इसे हम निम्न सदन कहते हैं और इसका गठन क्या है दोस्तों 5 साल के लिए किया जाता है और भी 5 साल के बाद नए जनरल इलेक्शन होते हैं। उसके बाद नई विधायिका और नई कार्यपालिका काम करती है। ठीक उसी प्रकार 5 वर्ष से यदि आगे बढ़ाना हो यदि राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो एक बार में हम 1 वर्ष से अधिक के लिए लोकसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं और ऐसा हम कितनी भी बार कर सकते हैं। हमारे संविधान में इस बात का कोई प्रावधान नहीं है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो जो लोकसभा है उसकी जो अवधि है कितने वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। तो जो हमारी लोकसभा है उसे 1-1 साल करके राष्ट्रीय आपातकाल जब तक लगा है तब तक हम उसे 1-1 साल करके आगे बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों हमने 2 फैक्ट याद रखना होगा, एक तो लोकसभा के संबंध में, एक राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में। लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ाया जाएगा और जो आपातकाल है
लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 1-1 वर्ष करके आगे बढ़ाया जाएगा, लेकिन जो आपातकाल है वो 6-6 महीने करके आगे बढ़ाया जाएगा। एक बार में 6 महीने से अधिक के लिए हम राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लगा सकते, और अगली बार अगले 6 महीने के लिए राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तब भी हमें विशेष बहुमत से पारित करना होगा अनुमोदन को। संविधान के अनुच्छेद 358 तथा 359 में राष्ट्रीय आपातकाल के समय मूल अधिकारों के प्रभाव पर उल्लेख देखने को मिलता है। तो दोस्तों आर्टिकल 358 और 359 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तब मूल अधिकार पर क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसमें कहा गया है जब युद्ध और बाह्य आक्रमण, केवल दो, युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो आर्टिकल 358 कहता है कि जो आर्टिकल 19 है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसके अंदर और भी बहुत सारी स्वतंत्रताएं दी गई है, तो सारी की सारी 6 स्वतंत्रताएं हमें स्वतः ही निलंबित हो जाएगी। इस तरह का प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 358 को हमें याद रखना है कि आर्टिकल 358 में कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तब आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई है वे सभी के सभी ऑटोमेटिक स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। इसके लिए अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। आर्टिकल 59 में कहा गया है दोस्तों कि यदि राष्ट्रीय आपातकाल लागू है तब आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, और यह काम क्या है, राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा किया जाएगा। तो दोस्तों क्या है, इस अनुच्छेद के लिए राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह मूल अधिकारों के निलंबन को लागू करे। आर्टिकल 20 क्या है दोस्तों, जब गिरफ्तारी की जाती है तो दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण मिलेगा, और आर्टिकल 21 कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। सो दोस्तों हमें देखना होगा कि अभी तक आर्टिकल 352 के तहत कितनी बार आपातकाल लगाया जा चुका है। तो अभी तक क्या है दोस्तों, 3 बार आपातकाल लगाया जा चुका है, 1962 में, 1971 में और 1975 में। तो आर्टिकल 352 के तहत हमारा जो आपातकाल है 3 बार लगाया जा चुका है, 1962, 1971 और 1975 में। अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों आर्टिकल 356 कहता है कि यदि राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफल हो गया, मतलब राज्य के अंदर जो प्रशासनिक मशीनरी है संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, तब हम वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यथा समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि जिसमें उस राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता, तब क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति उद्घोषणा के द्वारा उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य या कुछ शक्तियों को अपने हाथ में ले लेता है। तो दोस्तों क्या होता है, आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन जब लगता है तब वहाँ या उस राज्य, जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लग रहा है, उस राज्य के अंदर सरकार के सभी काम या कुछ काम राष्ट्रपति अपने हाथों में ले लेता है। इसे कहते हैं राष्ट्रपति शासन, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा किया जाने वाला शासन। इस व्यवस्था के तहत राष्ट्रपति को राज्य के जो भी राज्य सरकार है उसकी समस्त शक्तियां प्राप्त हो जाती है। तो दोस्तों आर्टिकल 356 में कहा गया है कि राष्ट्रपति शासन लागू होगा, और जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा तब सरकार की समस्त शक्तियां क्या है, राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती हैं। राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटा देता है। तो दोस्तों हमें इस बात को अच्छे से रखना होगा कि जब राष्ट्रपति शासन लगा है तब केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद को हटाने का काम किया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी की पूरी विधानसभा को विघटित करने का अधिकार नहीं है। इस दौरान संसद राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों, जिसमें बजट प्रस्ताव को पारित करने की को सहित है, मतलब बजट को भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो इस दौरान मतलब राष्ट्रपति शासन जब लगा है तब संसद जो है राज्य के विधानमंडल की विधायी शक्तियों का प्रयोग करती है। इसका आशय यह है दोस्तों कि जब एक तरफ हम देखते हैं संसद और एक तरफ देखते हैं उस राज्य का विधानमंडल, तो दोस्तों संसद क्या है दोस्तों, पूरे देश के लिए कानून बनाती है, जबकि राज्य का विधानमंडल उस राज्य के लिए कानून बनाने का काम करता है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो संसद के पास अब इस बात की शक्ति आ जाती है कि वह राज्य
के विधानमंडल के काम भी अब हमारी संसद करने लगती है। इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर इसका संसद के दोनों सदनों के द्वारा अनुमोदन हो जाना चाहिए। सो दोस्तों, जब भी हम राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं तो इस प्रकार की उद्घोषणा जारी होने के 2 माह के भीतर संसद के दोनों सदनों के द्वारा हमें इसका अनुमोदन भी प्राप्त करना होगा। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों के द्वारा स्वीकृत हो तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चलता है। तो दोस्तों, यदि हमने किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है तो 2 महीने के अंदर क्या है दोस्तों, दोनों ही सदनों के द्वारा हमें इस राष्ट्रपति शासन के अनुमोदन को पास कराना होगा। और यदि यह अनुमोदन पास हो गया है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक चल सकता है। प्रत्येक 6 माह पर संसद की स्वीकृति से इसे किसी भी दशा में अधिकतम 3 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। सो दोस्तों, हमने राष्ट्रीय आपातकाल के अंदर हमने देखा कि इसे 6 महीने करते हुए आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर कहा गया कि 6 महीने करते करते आप मात्र 3 साल की अवधि तक ही इसे आगे बढ़ा सकते हैं। इससे आगे आप राष्ट्रपति शासन नहीं बढ़ा सकते हैं। परंतु राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन होने पर तथा निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य विधानसभा हेतु आम चुनाव कराना संभव न हो, इसका प्रमाण पत्र देने के समय इस अवधि को 1 वर्ष से आगे बढ़ाया जा सकता है। सो दोस्तों, इसके अंदर कहा गया है कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है उसमें क्या होता है कि यदि इसको और आगे 1 वर्ष तक कब बढ़ाया जा सकता है, जब निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इस बात की पुष्टि कर दे कि अभी चुनाव कराए जाने संभव नहीं है, तब क्या होता है दोस्तों, 1 वर्ष के लिए कार्यकाल और आगे बढ़ाया जा सकता है। पंजाब राज्य में वित्त वर्ष 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को, पंजाब राज्य में क्या दोस्तों 1987 में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि को संविधान संशोधन के द्वारा 5 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया गया था। राष्ट्रपति शासन का प्रस्ताव सदन के द्वारा सामान्य बहुमत से पारित किया जा सकता है। सो दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल में हमने देखा विशेष बहुमत, लेकिन राष्ट्रपति शासन के अंदर हम बात करेंगे सामान्य बहुमत। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल से संबंधित उल्लेख है। तो आर्टिकल 360 में दोस्तों क्या है, वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। राष्ट्रपति यदि संतुष्ट हो कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि भारत के या उसके किसी क्षेत्र में वित्तीय स्थितियां खतरे में है, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति है, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट है, तो वह वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। इस घोषणा के जारी होने के बाद 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। तो दोस्तों, जब हमने वित्तीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 360 के अनुसार कर दी है, तब हमें संसद के सदनों से, दोनों ही सदनों से क्या है दोस्तों, 2 माह के भीतर इसकी स्वीकृति लेना अनिवार्य है। संसद की सामान्य बहुमत से प्राप्त स्वीकृति के उपरांत वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए प्रभावी रहेगा। सो दोस्तों, इसके अंदर हमें 2 फैक्ट याद रखने हैं कि राष्ट्रपति शासन के समय और वित्तीय आपातकाल दोनों के समय क्या है, हमें सामान्य बहुमत की ज़रूरत होगी और साथ ही क्या है, 2 माह के अंदर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य होगी। जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है दोस्तों, जब तक ये अनिश्चित काल तक प्रभावित रहेगी। तो वित्तीय आपातकाल दोस्तों क्या है, हमने देखा अनिश्चित काल तक बनी रहेगी। लेकिन जब हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन मात्र 3 वर्ष के लिए ही आगे बढ़ाया जा सकता है। वित्तीय आपातकाल की अवधि में राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण हो जाता है। सो दोस्तों, क्या होता है कि जब भी हम वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे तब राज्य के सभी वित्तीय मामलों पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। हालांकि अभी तक भारत में कभी भी वित्तीय आपातकाल लागू नहीं किया गया। के.एम. नाम्बियार के अनुसार राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। सो दोस्तों, के.एम. नाम्बियार कहते हैं कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। संविधान के अनुच्छेद 352 के अंदर आंतरिक अशांति के स्थान पर हमने 44वां संविधान संशोधन करके उसे सशस्त्र विद्रोह की से रिप्लेस किया। तो अशांति दोस्तों क्या है, अब अशांति के आधार पर हम क्या है,
आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। तो अशांति के आधार पर अब हम आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते और इस बात का प्रावधान हमने 44वें संविधान संशोधन में किया था। आर्टिकल 355 कहता है दोस्तों कि संघ का यह कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। तो दोस्तों हमने देखा कि जब बाह्य आक्रमण है उसके लिए हमने आर्टिकल 352 देखा कि इसमें राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल लगाता है, और साथ ही हमने देखा कि राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार काम करे, तो आर्टिकल 356 देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। सो दोस्तों इस तरह से हमने नोट्स पढ़ के रिवीजन कर लिया। अब साथ ही साथ हम जितने भी एमसीक्यू इस टॉपिक्स पर बने हैं उनके एमसीक्यू को देखेंगे कि किस तरह से हमें इस टॉपिक्स को डील करना है। चलिए दोस्तों एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात है? तो दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल को हम देखते हैं। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 356 के तहत राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसके लिए हम राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं। आर्टिकल 360 के अंदर वित्तीय आपातकाल की बात करते हैं। तो 3 प्रकार के आपातकाल है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो आर्टिकल 352। तो आर्टिकल 352 में क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। और अब आंतरिक अशांति को दोस्तों 44वें संविधान संशोधन के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह से। सो फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमारी एक्सप्लेनेशन के माध्यम से। आर्टिकल 352 कहता है दोस्तों, यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात की स्थिति अब विद्यमान हो गई है या इस तरह की स्थितियां हमारे निकट है जिसमें युद्ध हो सकता है, बाह्य आक्रमण हो सकता है या सशस्त्र विद्रोह हो सकता है। तो दोस्तों सशस्त्र विद्रोह को सशस्त्र विद्रोह को 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या है, हमने रिप्लेस किया है आंतरिक अशांति के स्थान पर। आर्टिकल 355 की बात करेंगे दोस्तों कि आर्टिकल 355 कहता है कि संघ का यह कर्तव्य है कि वह बाहरी आक्रमण, आंतरिक सुरक्षा, जो कि अब हो गया सशस्त्र विद्रोह, तो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का संविधान के उपबंधों के आधार पर चलाया जाना सुनिश्चित करे। आर्टिकल 356 कहता है दोस्तों कि यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए और उस राज्य का राज्यपाल से ऐसा प्रतिवेदन मिल जाए कि अब ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है राज्य में कि वहां संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, यदि किसी राज्य में संविधान के अनुसार शासन चलाया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, तो दोस्तों इस स्थिति में हम आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन को हम लागू होता हुआ देखेंगे। आर्टिकल 360 की यदि हम बात करें तो हम पाएंगे कि इसमें वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो आर्टिकल 360 क्या है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जब हमारे पास संकट की घड़ियां हो आर्थिक क्षेत्र को लेकर, हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर, आर्थिक स्थिति को लेकर, वित्तीय स्थितियों को लेकर, तब हम आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल लगाएंगे। संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण राज्य की रक्षा करे। तो कौन से आर्टिकल में प्रावधान है? तो आर्टिकल 355 के अंदर इस बात का प्रावधान है। तो आर्टिकल 355, तो दोस्तों 355 के थ्रू ही क्या है दोस्तों, क्या है, केंद्र राज्यों की रक्षा करता है। और इस हेतु आर्टिकल 352 है। तो 352 क्या है दोस्तों, राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है और राष्ट्रीय आपातकाल 355 के थ्रू लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अंदर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाएगी? तो आर्टिकल 352 और 355। तो आर्टिकल 352 यहाँ पर दिया गया, हम बात करेंगे आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा। भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो दोस्तों कौन कौन से? बाहरी आक्रमण पर यस, सशस्त्र विद्रोह यस, सांप्रदायिक संघर्ष नो, आंतरिक अशांति दोस्तों ये 44वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे रिप्लेस कर दिया गया है। तो फर्स्ट एंड थर्ड
फर्स्ट एंड थर्ड ही हम देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार निम्नलिखित में से कौन से सही नहीं है? तो दोस्तों अब सही नहीं पूछा गया है, तो युद्ध है यस बिल्कुल, बाह्य आक्रमण है और सशस्त्र विद्रोह, ये तो तीनों के तीनों क्या है दोस्तों सही है। लेकिन आंतरिक अशांति को अब हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से, इसलिए हम आंतरिक अशांति को नहीं मानेंगे। राष्ट्रपति शासन आपातकाल की घोषणा कर सकता है, तो दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकता है? तो हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, उपर्युक्त वर्णित सभी के कारण। तो यह हथियारबंद विद्रोह मतलब सशस्त्र विद्रोह के अंदर हम देखेंगे बाह्य आक्रमण और युद्ध के आधार पर। तो युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, यदि ये तीनों चीज़ें हो रही है दोस्तों, तो हम देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन को लागू किया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? तो दोस्तों सेम रिपीट क्वेश्चन। आर्थिक संकट के माध्यम से यस, आंतरिक अशांति नो, बाह्य आक्रमण यस। तो राष्ट्रीय आपातकाल की बात करिए, लेकिन आर्थिक संकट में आर्टिकल 360 आएगा जो कि वित्तीय आपातकाल की बात करेगा, तो पहला सही है। और संवैधानिक तंत्र आर्टिकल 356 है दोस्तों, ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है, तो राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल भी राष्ट्रपति ही घोषित करता है, संवैधानिक तंत्र की विफलता ये भी राष्ट्रपति ही घोषित करता है, और साथ ही वित्तीय आपातकाल, ये तीनों के तीनों काम क्या है राष्ट्रपति ही घोषित करता है। तो दोस्तों आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल राष्ट्रपति ही घोषित करता है। आर्टिकल 356 के अनुसार संवैधानिक तंत्र की विफलता मतलब राष्ट्रपति शासन, यह भी राष्ट्रपति ही घोषित करता है। और आर्थिक संकट यदि है देश के अंदर तो इस स्थिति में क्या है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के अनुसार यह भी राष्ट्रपति ही घोषित करता है। तो दोस्तों दूसरे को छोड़कर बाकी सब आएंगे, तो जहाँ जहाँ भी दूसरा होगा उसे हम डिलीट करेंगे। तो यहाँ भी दूसरा है, यहाँ भी दूसरा है, हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार, आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो आर्टिकल 352 की बात किया है तो संवैधानिक मशीनरी नो, ये तो 356 में आएगा। आक्रमण यस, यदि आक्रमण हो रहा है तो बिल्कुल हम कर सकते हैं राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। आंतरिक अशांति बिल्कुल भी नहीं। और युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, तो ये दोस्तों तीनों के तीनों ही कारण हैं कि यदि युद्ध हो रहा है, बाहरी आक्रमण हो रहा है या सशस्त्र विद्रोह हो रहा है, तो इन तीनों ही परिस्थितियों में हम क्या है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तभी जारी हो सकती है जब किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो दोस्तों कौन कौन से खतरे हैं? युद्ध के कारण यस, विदेशी आक्रमण यस, सशस्त्र विद्रोह बिल्कुल, आंतरिक उपद्रव ये बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो चार जहाँ भी होगा दोस्तों हमें उन्हें डिलीट करना है। तो यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, तो डिलीट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर सी निकल के आ जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में सही क्या है? तो पूछा है कि आर्टिकल 352 के अनुसार जब राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा तो कौन कौन से सही हैं? ये राष्ट्रपति के द्वारा उद्घोषित किया जाएगा, बिल्कुल सही बात है कि ये राष्ट्रपति के द्वारा ही उद्घोषित किया जाएगा। 2 माह के भीतर इसमें संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। सो यस दोस्तों, 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, संसद के बहुमत से स्वीकृति मिलनी चाहिए, इसे संसद के 2/3 बहुमत पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, उपस्थित एवं मतदान करने वाला का 2/3, संसद के साधारण बहुमत नो, साधारण बहुमत जहाँ भी दोस्तों उसे काटना होगा तो VI, यहाँ पर भी जहाँ पर भी छठवा है उसे हम काटेंगे। संसद के बहुमत से 2/3 बहुमत से इसे पास किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आंसर हमारे पास निकल के आएगा सी। तो VI कहाँ कहाँ पर है? यहाँ पर भी VI है और यहाँ पर भी संसद के साधारण बहुमत से। दोस्तों इसके अंदर दोस्तों हमने पहले ही पढ़ चुके हैं कि साधारण बहुमत नहीं आएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा है इसने, कौन से सही हैं? तो दोस्तों इसका तो आंसर ही गलत हो जाएगा। यदि साधारण बहुमत को हम सी मानेंगे और साधारण बहुमत को मानेंगे तो ये हमारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि उपस्थित विशेष बहुमत से हमें पारित करना होगा। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों
कि आर्टिकल 352 के अनुसार युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। आपातकाल की उद्घोषणा 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो दोस्तों 2 माह की जगह क्या है, 1 माह की स्वीकृति मिलनी चाहिए। लेकिन जब हम वित्तीय आपातकाल और राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं तो उसके अंदर हमें 2 महीने के अंदर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए। आपातकाल की उद्घोषणा को या उसे जारी रखने का अनुमोदन करने वाले संकल्पों को प्रत्येक सदन के द्वारा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत, क्या देखा हमने दोस्तों, कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा सदन में उपस्थित और मतदान करने वालों का कम से कम 2/3, इसको कहते हैं दोस्तों विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत से पारित करना होगा। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद के साधारण बहुमत के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो दोस्तों क्या है, साधारण बहुमत के द्वारा वापस लिया जा सकता है। तो साधारण बहुमत के द्वारा वापस लिया जा सकता है। संसद के द्वारा संकट काल की उद्घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है। तो दोस्तों संसद का संकट काल की उद्घोषणा का अनुमोदन, तो दोस्तों अनुमोदन की बात की है कि कितने समय में अनुमोदन लेना होगा, संसद की स्वीकृति लेनी होगी, तो वो है 1 माह। तो 1 माह के अंदर हमें संसद की स्वीकृति लेनी होगी। आपातकाल की उद्घोषणा को स्वीकृति हेतु कितने संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, 1 माह के अंदर। तो दोस्तों क्या है, 1 माह के अंदर हमें रखा जाना जरूरी है। संसद एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों इसमें क्या बोला गया, करों के विभाजन को। तो कर क्या है दोस्तों, अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी से संबंधित है। तो वित्त से संबंधित जितने भी काम है दोस्तों वो वित्तीय आपातकाल में प्रभावित होंगे। सो दोस्तों इसका आंसर लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल दे के रखा है छत्तीसगढ़ पीसीएस ने। संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन की बात की गई है। तो इसमें राजस्व का वितरण की बात करेंगे जो कि फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो आर्टिकल 268 से लेकर 279 तक इस बात का प्रावधान है कि राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत इस स्थिति में संविधान के अनुच्छेद 354 के तहत राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा निलंबित किया जा सकता है कि किस तरह से राजस्व का विभाजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं। तो इसके अंदर पूछा गया दोस्तों कि कौन से संविधान के अनुच्छेद के द्वारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अतिरिक्त सभी मूल अधिकारों को निलंबित करने को राष्ट्रपति की शक्ति है। तो आर्टिकल 359 और 358। तो 358 आर्टिकल 19 के सभी आर्टिकल क्या हैं दोस्तों, आर्टिकल 19 के अंदर जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई है वह सब निलंबित हो जाएंगी स्वतः ही। और आर्टिकल 359 कहता है कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20 दो आर्टिकल को छोड़कर बाकी आर्टिकल को निलंबित करने की जो शक्ति है राष्ट्रपति को होगी मूल अधिकारों के संदर्भ में। तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के पश्चात आर्टिकल 352 के अंतर्गत यदि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है तो आर्टिकल 359 के अनुसार राष्ट्रपति इस तरह का आदेश जारी कर सकता है कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा भाग 3 के अंदर जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं उनको स्थगित कर सकता है। इसमें युद्ध एवं बाह्य आक्रमण की स्थिति घोषित की गई है। भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को क्या निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, तो मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की, आर्टिकल 21 में वर्णित, आर्टिकल 21(a) में वर्णित, 19 में वर्णित अधिकारों को। तो दोस्तों इसमें सबसे बड़ी गलती ये हुई है कि आर्टिकल 358 के अनुसार या 359 के अनुसार राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति है। तो इसके ऊपर स्टार पहले से लगा दिया दोस्तों कि हमें बताया नहीं गया कि क्या। तो वैसे तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है। तो राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति है, फिर वो आर्टिकल 358 के थ्रू हो चाहे
359 के थ्रू हो। तो दोस्तों ये सब एक्सप्लेनेशन पहले भी हम पढ़ चुके हैं। मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित भागों में युग्मों में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपातकाल की स्थिति लागू होने के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता? तो आर्टिकल 359 के अनुसार दोस्तों आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 इन दोनों ही आर्टिकल को क्या है हम निलंबित नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों देखा हमने किस तरह से अब क्वेश्चंस का रिपीटेशन हो रहा है। सेम क्वेश्चन दोस्तों फिर से रिपीट हुआ है, कौन से राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित नहीं किए जा सकते हैं? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 दोस्तों क्या है निलंबित नहीं किए जा सकते हैं किसी भी स्थिति में। राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि की बात की गई है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तब लोकसभा की अवधि क्या होगी? तो बढ़ाई नहीं जा सकती। गलत दोस्तों, लोकसभा की अवधि राष्ट्रीय आपातकाल में बढ़ाई जा सकती है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यस दोस्तों, तो आंसर डी हमारा सही है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो हम 1 वर्ष एक बार में केवल 1 साल के लिए ही 1 वर्ष के लिए ही बढ़ा सकते हैं। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में लोकसभा की अवधि आर्टिकल 83(2) के अनुसार, तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल लगाने की बात करता है और आर्टिकल 83(2) आर्टिकल 83 सब क्लास 2 इस बोलता है कि संसद विधि के द्वारा, किसके द्वारा फिर से हमें देखना है, संसद क्या है दोस्तों, विधि के द्वारा ऐसी अवधि के लिए क्या है लोकसभा का कार्यकाल बढ़ा सकेगी जो कि 1 वर्ष से अनधिक होगा, मतलब 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि हमारी जो संसद है, हमारी संसद 1 साल में एक बार में केवल 1 साल, एक बार में 1 वर्ष के लिए ही लोकसभा की अवधि बढ़ा सकती है। और जब राष्ट्रीय आपातकाल नहीं है तब किसी भी दशा में क्या है उसका विस्तार 6 महीने से अधिक नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि अभी इस डेट तक आपातकाल लगा हुआ है और अब यहाँ पर आकर हमारा आपातकाल ख़त्म हो गया है, तब क्या है दोस्तों 6 महीने तक क्या है संसद और लोकसभा और बनी रह सकती है। जैसे ही 6 महीना ख़त्म होगा फ्रेश इलेक्शन कराने ही कराने होंगे। आपातकाल में किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। तो आपातकाल में राज्य विधानसभा की जो अवधि है बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा या संसद के द्वारा। तो दोस्तों संसद क्या है विधि बनाकर राज्य विधानसभा की अवधि को क्या है बढ़ा सकती है, विधि बनाकर। लेकिन आर्टिकल 172 सब क्लास 1 के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा के तहत क्या है दोस्तों, संसद विधि के द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपातकाल खत्म हो जाने के बाद 6 महीने से अधिक उस विधानसभा का कार्यकाल नहीं होगा, फ्रेश इलेक्शन कराने ही होंगे। निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा के द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? जब भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा कब हुआ था? 1975 में दोस्तों। तो हमें डेट याद रखनी है 1975। अब दोस्तों यहाँ बोल दिया 26 जून और यहाँ 25 जून। तो जब इस तरह के घटिया क्वेश्चन होते हैं जो बिल्कुल डेट को लेके पूछे जाते हैं तो ये हमारे लिए बिल्कुल ही विन विन सिचुएशन की जगह लूज लूज सिचुएशन का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों 25 जून को 25 जून 1975 को क्या है आंतरिक अशांति के कारण क्या है हमें राष्ट्रीय आपातकाल देखने को मिला। तो बस याद रख लीजिए कि 25 जून 1975 आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपातकाल मैडम इंदिरा गांधी के द्वारा। असर्शन एंड रीजनिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान मूलतः संघात्मक स्वरूप का है। तो यस दोस्तों, भारत का जो संविधान है एक संघीय प्रणाली पर आधारित है। आर्टिकल 352 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की दशा का प्रावधान है। यस दोस्तों, ये बात भी बिल्कुल सही है कि आर्टिकल 352 में संवैधानिक विफलता का प्रावधान नहीं है, क्योंकि ये दोस्तों आर्टिकल 356 में है।
सो आर्टिकल 352 में क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है। तो क्या है दोस्तों, ए सही, आर गलत है। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो हम बात करेंगे राष्ट्रपति शासन जो है गवर्नर, उस राज्य का राज्यपाल या उस राज्य के गवर्नर के द्वारा आर्टिकल 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? तो दोस्तों हमने देखा कि जो राष्ट्रपति शासन है गवर्नर की अनुशंसा पर 356 के अनुसार, आर्टिकल 356 के अनुसार क्या है, राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि कौन सा राज्य है जहाँ पर राज्यपाल शासन का राज्यपाल का जो शासन है उसके अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। तो दोस्तों ये स्टार बना दिया इस क्वेश्चन में, कुछ गड़बड़ी रही है। देखते हैं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रपति शासन को दोस्तों क्या है, लागू किया जाता है। जबकि भारतीय संविधान में जम्मू कश्मीर में विशेष स्थिति है। आर्टिकल 370 देखते हुए 356 के तहत हमें क्या है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में हम नहीं देखते हैं दोस्तों, लेकिन अब जम्मू कश्मीर भारत का भाग बन चुका है, इसलिए अब क्या है, इस कोई मतलब नहीं इसको पढ़ने का। यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या यथा अपनी उपबंधित शक्तियों का विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो क्या होगा? तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाएगी। दोस्तों स्वतः भंग नहीं होगी, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। तो यस दोस्तों, जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हम लागू करेंगे तो दोस्तों उस राज्य की जो विधानमंडल की शक्तियां हैं वे सभी की सभी शक्तियां दोस्तों संसद के पास चली जाएंगी और संसद कानून निर्माण का काम कर सकती है और वहाँ के प्रशासन को अपने हाथों में लेकर प्रशासनिक कार्यों को कर सकती है। तो संसद के पास दोस्तों शक्ति आती है। तो एक बार फिर से दोस्तों हम रिवाइज कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन के माध्यम से, ताकि हमारा इस एक वीडियो लेक्चर में ना तो हमें बार बार रिवाइज करने की ज़रूरत पड़े बाद में, आज के आज और इसी वीडियो में ही पूरा का पूरा ये टॉपिक हमारे मन मस्तिष्क में छप जाए। तो भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के अधीन उपबंध है कि वे अपनी शक्तियों को किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करने का प्रावधान देखने को मिलता है। उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य यथा राज्यपाल या राज्य के किसी प्राधिकारी या निकाय में निहित के द्वारा प्रयोज्य सभी या कोई शक्तियाँ राष्ट्रपति के हाथ में ले सकता है। सो दोस्तों लैंग्वेज के ऊपर मत जाना, जो भाषा लिखी गई है इसमें वो सीधा बात ये कही गई है कि जो राज्य सरकार है यदि कुछ ऐसे काम करती है कि संविधान के अनुसार काम नहीं हो रहा है, तब सरकार क्या है, राष्ट्रपति अपने हाथ में उसकी शक्तियाँ ले लेगा। राष्ट्रपति यह घोषित कर सकता है कि राज्य का जो विधानमंडल है उसकी शक्तियाँ संसद के प्राधिकार में चली जाएं। तो यह काम भी क्या है दोस्तों, राष्ट्रपति का है। आर्टिकल 356 के अनुसार हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की स्थिति में जो राज्य की विधानसभा है स्वतः निलंबित बिल्कुल भी नहीं होती है, अपितु राष्ट्रपति चाहे तो उसे भंग कर सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जाता। और यदि राष्ट्रपति दोस्तों यदि राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा को भंग कर देता है तो यह संवैधानिक जुडिशियल रिव्यू, इसकी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो जुडिशियल रिव्यू के दायरे में भी है, हमें इस बात को ध्यान रखना होगा। आर्टिकल 19 राज्य में संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर जारी आपातकाल के दौरान स्वतः निलंबित हो सकता है। तो दोस्तों हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि जब आर्टिकल 352 लगा हो, क्या हो, जब आर्टिकल 352 लगा हो तब आर्टिकल 19 में जितनी भी बातें कही गई है वे सभी स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। और लेकिन आर्टिकल 356 जब होगा तब 356 के अनुसार आर्टिकल 19 के तहत कोई भी मूल अधिकार निलंबित नहीं होगा।
किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणाम हो सकते हैं, यह आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों जब राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा तो क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो दोस्तों हमें बताना कि क्या नहीं हो सकता। राज्य विधानसभा का विघटन, तो डिसोल्यूशन दोस्तों बिल्कुल भी नहीं होगा। तो राज्य का जो विधानमंडल है उसका डिसोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं होगा। राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, यस दोस्तों राज्य की मंत्रिपरिषद हटाई जा सकती है। स्थानीय निकायों का विघटन, दोस्तों स्थानीय निकायों का विघटन का कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 और 3 ये दोनों ही काम होंगे, ये जरूरी नहीं है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान के अनुसार अनुच्छेद 356 के प्रावधान के अनुसार यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति है राज्य में, तब राष्ट्रपति क्या है दोस्तों, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम करता है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के जो नेतृत्व वाली मंत्री परिषद है उसको हटा देता है मतलब उसे निलंबित कर देता है, ना कि डिसॉल्व करता है पूरे के पूरे सदन को। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से प्रशासन चलाता है। सो क्या है दोस्तों, यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया है तब क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है, अब राज्यपाल क्या है, उस राज्य का राष्ट्रपति का प्रतिनिधि है, तब क्या होगा, राज्यपाल और राज्य सचिव की सहायता से उस राज्य का प्रशासन चलाया जाएगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल को विघटित या निलंबित कर सकता है, हालांकि यह आवश्यक नहीं है। स्थानीय निकायों का विघटन राष्ट्रपति शासन से कोई लेना देना नहीं है। तो दोस्तों राष्ट्रपति शासन और हमारी जो लोकल बॉडीज़ है, पंचायत और नगर पालिकाएँ, इनका राष्ट्रपति शासन से कोई लेना देना नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो आर्टिकल 356 क्या है दोस्तों, संवैधानिक तंत्र की विफलता, राष्ट्रपति शासन। राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। तो यस दोस्तों एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय के द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। यस दोस्तों ये बात भी बिल्कुल सही है कि यदि संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर यदि हमने राष्ट्रपति शासन को लागू किया है तो यह संवैधानिक न्यायालय के द्वारा क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के अनुसार इसके बाद जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है। तो दोस्तों राज्य की विधानसभा भंग बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। इस उद्घोषणा को 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया। यस दोस्तों कि 2 महीने के अंदर हमें संसद से इसका अनुमोदन पारित करना होगा। तो पहला दूसरा सही है, चौथा भी सही है, लेकिन तीसरा क्या है, गलत है। तो इसका आंसर क्या है, ए है। पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, लेकिन तीसरा क्या है दोस्तों, गलत है। राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो दोस्तों हम आर्टिकल 356 के अनुसार क्या है, कितने समय तक राष्ट्रपति शासन अधिकतम समय के लिए लगा सकते हैं, तो वह है 3 वर्ष के लिए। तो 3 वर्ष तक हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। एक बार फिर से एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमारा रिवीजन बेस्ट हो जाए। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन क्या है, प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों पर पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक लगा जा सकता है। तो दोस्तों इसके अंदर पूरा ये कहा गया है कि आर्टिकल 356 के अनुसार हम राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं और हर 6 महीने पर हमें संसद के द्वारा इसे अनुमोदित कराना होगा। और ऐसा कर करके हम 6 महीने बढ़ाकर हम 3 साल तक बढ़ा सकते हैं मैक्सिमम। परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त होने के संदर्भ में संकल्प संसद के द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय क्या क्या कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, संपूर्ण भारत में या किसी राज्य में या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा हो चुकी हो 352 के अनुसार। तो दोस्तों 3 साल तक हम तभी बढ़ा सकते हैं तब भारत के अंदर या किसी उसके कुछ भाग में आर्टिकल 352 के अनुसार क्या है, आपातकाल लगा हो, या निर्वाचन आयोग ने इस तरह की बात कह दी हो कि अभी राज्य में निर्वाचन कराना संभव ही नहीं है, तब इस स्थिति में हम इसे आगे बढ़ाते रह सकते हैं। तो दोस्तों
पता करना है कि राज्य और अब तक किस राज्य में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। तो दोस्तों ये तो बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका आंसर हमें पता करना, इसका राइट आंसर लगाना दोस्तों अपने आप में एक कठिन काम है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें स्किप करना चाहिए यदि नेगेटिव मार्किंग है तो दोस्तों मणिपुर में क्या है 10 बार, उत्तर प्रदेश में 9 बार, बिहार में 8 बार और उड़ीसा में 6 बार। तो दोस्तों हमने देखा कि अलग जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग सरकारें होती हैं तो उनके अंदर प्रतिद्वंदिताएं और एक प्रकार का मनमुटाव रहता है, इसलिए हर केंद्र की सरकार राज्य सरकार को गिराने का काम करती है और राज्य पर कंट्रोल करने का काम करती है। तो इस टसल में हम देखते हैं कि अनेक राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना एक प्रचलन बन गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो सबसे पहले हमने पेप्सू में लागू किया गया था। तो पेप्सू में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन को लागू किया 356 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन सबसे पहले पंजाब और फिर बाद में 1953 में क्या है दोस्तों पटियाला और ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन जिसे हम पेप्सू कहते हैं, तो 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। 1956 के अंतर्गत दोस्तों राज्य का पुनर्गठन किया गया। उसके अंदर पेप्सू संघ का जो विलय है पंजाब में कर दिया गया। संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल की बात की गई है। तो इसमें क्या क्या है इस पर विचार करना है। वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को 2 मास की समाप्ति पर प्रवर्तन नहीं रहेगी यदि इस अवधि में समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों के द्वारा अनुमोदन नहीं किया जा सकता। यस दोस्तों, यदि आपने किसी राज्य में या किसी क्षेत्र में आर्टिकल 360 के अनुसार वित्तीय आपातकाल को घोषित कर दिया है तो दोस्तों हमें क्या करना होगा 2 महीने के अंदर अंदर हमें संसद का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। और यदि हम संसद का अनुमोदन प्राप्त नहीं करते हैं तो यह वित्तीय आपातकाल स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यदि वित्तीय आपातकाल प्रवर्तन में है तो भारत का राष्ट्रपति संघ के कार्यकलाप के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्तियों को या परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं आते हैं वेतन और भत्तों की कमी करने में सक्षम है। तो दोस्तों इसके अंदर ये बताया गया है कि यदि वित्तीय आपातकाल लगा है तो क्या है किसी भी अधिकारी के वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, लेकिन हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं। तो दोस्तों ये गलत है। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी क्या है इस वित्तीय आपातकाल की स्थिति में सुरक्षित नहीं है, उन्हें भी उन्मुक्ति प्राप्त नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा ओनली 1 रहेगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो दोस्तों आर्टिकल 360 का उपयोग हमने अभी तक नहीं किया। तो वित्तीय आपातकाल का उपयोग हमने अभी तक नहीं किया है। भारत में वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा कितनी बार की गई है? तो दोस्तों भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा नहीं की गई है। किसने कहा था कि आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? तो आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है, इसने के.एम. नंबियार ने कही थी। तो के.एम. नंबियार ने कहा था कि राष्ट्रपति का जो आपातकालीन अधिकार है वह संविधान के साथ धोखा है। तो दोस्तों हमने इस टॉपिक का अध्ययन किया, हमने नोट्स पढ़े, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़े और साथ ही इसके जितने भी अलग अलग एग्ज़ाम में एमसीक्यू आए हैं इन एमसीक्यू को देखा। आई होप दोस्तों इस वीडियो से आप सभी को किसी न किसी प्रकार की हेल्प हुई होगी। सो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।